जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको अभी तक जो बताया है, ये हमारा वीडियो थर्ड होने वाला है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय और विकास का। और पिछले वीडियो में मतलब पार्ट 2 में हमने देखा था कि 1848 की क्रांति में किस तरीके से लुई फिलिप जो है 1848 में यानी 24 फरवरी 1848 को जो है अपनी राजगद्दी को छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि जनता काफी उग्र हो चुकी थी और वहां पे उनका विद्रोह कर रही थी राजतंत्र के खिलाफ। और उसका क्या असर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है समाज में, लोगों के ऊपर, अन्य राष्ट्रों के ऊपर, वही हम प्रभाव यहाँ पे समझने वाले हैं। तो 1848 के जो प्रभाव थे, देखिए उससे प्रभावित होकर अब वहां पे कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें बाद में बुरी भी हो जाती है। सबसे पहला काम ये होता है कि वहां पे द्वितीय गणराज्य की स्थापना होती है। शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक प्रकार का द्वितीय गणराज्य की स्थापना आती है, मतलब लागू की जाती है। और इसमें जो पुरुष वर्ग होते हैं उनको मताधिकार का मतलब मत देने का अधिकार दिया जाता है। वो भी सारे पुरुषों को नहीं, केवल जो वही पुरुष दे सकते थे जो 21 वर्ष के हो चुके थे, मतलब 21 वर्ष के पुरुषों को मत देने का अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा रोजगार की गारंटी दी जाती है, मजदूरों के लिए कारखाने खोले जाते हैं। ये सारे काम अब हो रहे थे, कुछ चीजें सुधार करी जा रही थी अब वहां पे समाज में। ये सारी घटनाएं फ्रांस में चल रही थी। अब आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक नया प्रकार का संविधान बनाया जाता है ताकि अपने राज्य को सही तरीके से संचालित किया जा सके। और जैसे ही ये संविधान बनता है, नेपोलियन तृतीय को वहां का राष्ट्रपति बना दिया जाता है। वैसे ये नेपोलियन कौन है? वो नेपोलियन अलग था जिसने जो क्रांतिकारी था, ठीक है। यहाँ पे ये नेपोलियन तृतीय वही है, लुई नेपोलियन नाम का एक व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको सम्राट बनाया जाता है। वैसे अपने आप को ये नेपोलियन तृतीय खुद से घोषित किया था, मतलब खुद का एक उपनाम रख लिया था, लेकिन इसका असली नाम था लुई नेपोलियन और यही राष्ट्रपति बनता है। इसके बाद की घटना को समझिए। 1852 में इसने भी अब क्या देखा कि अब जब पावर इसके हाथों में आता है तो 1852 में फिर से ये गणतंत्र की जो स्थापना यहाँ पे हुई थी, द्वितीय गणराज्य, मतलब ये जनता के द्वारा ही स्थापित किया जाता है। और अब क्या होता है, जब ये राष्ट्रपति बन जाता है तो गणतंत्र को समाप्त कर, यहाँ पे समझिएगा, गणतंत्र को समाप्त कर नेपोलियन तृतीय सम्राट तो बनता है और फिर राजतंत्र को स्थापित कर देता है, ठीक है। फिर से जनता जिस चीज से परेशान थी, फिर से वही चीज आ रहा है फ्रांस में, फिर गणतंत्र को समाप्त किया जा रहा है और जनता फिर से परेशान होगी। अब देखिए, और राजतंत्र को स्थापित हो रहा है। अब नागरिक क्या करते हैं, वहां के अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए फिर से चिंतित हो जाते हैं और अपनी स्वतंत्रता के लिए फिर से चिंतित हो जाते हैं। मतलब वहां उस समाज में नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा और स्वतंत्रता ये फिर से मुख्य मुद्दा बन जाती है कि अब क्या होगा, ठीक है। अब समझिएगा, कई राष्ट्रों पर इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है और निरंकुशवाद के खिलाफ जनता जो है विद्रोह कर देती है फिर से। तो इस तरीके से ये प्रभाव पड़ता है किसका? 1848 की घटना या 1848 की क्रांति का प्रभाव पड़ता है समाज में, फ्रांस के। हम देखेंगे इसी में कि राष्ट्रवाद का जब विकास लोगों के अंदर होने लगता है, अपने देश के प्रति लोगों के अंदर जो चेतना है वो जागृत हो जाती है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे समझिएगा, ये नए राष्ट्रों का उदय हुआ, ठीक है, नए नए प्रकार के राष्ट्रों का उदय होता है, सब अपने अपने राष्ट्र के प्रति सजग हो जाते हैं। और इसी का एक परिणाम होता है इटली और जर्मनी, ठीक है, जो आपको आगे की क्लास में हम बताएंगे। इटली और जर्मनी का एकीकरण हम समझाएंगे, ठीक है। तो इसी का एक रिजल्ट था इटली और जर्मनी, इसका राष्ट्रवाद का प्रभाव था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये राष्ट्रवादी भावना इतनी जागृत हो जाती है कि लोग जो है अपने राष्ट्र का मांग करने लगते हैं। अब आगे समझिए। और एशिया अफ्रीका के उपनिवेशों पर भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। जो एशिया और अफ्रीका में औपनिवेशिक व्यवस्था लागू हुआ था, यानी कि बाहर के या यूरोपीय के जो देश जाकर वहां के देशों पे कब्जा किए हुए थे और अपना व्यापार चला रहे थे, अपने मनमानी तरीके से काम कर रहे थे, उन सब के खिलाफ जो है आंदोलन होने स्टार्ट हो जाते हैं कि औपनिवेशिक शासन को समाप्त किया जाए, चाहे वो व्यापारिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो। वो बिल्कुल नहीं वहां पे पसंद कर रहे थे, औपनिवेशिक शासन को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहते थे। तो इस प्रकार से औपनिवेशिक शासनों के प्रभाव के कारण जो है अब वहां पे आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, लोग उससे मुक्ति चाह रहे थे। आगे समझिएगा, भारत पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, राष्ट्रवाद का, क्योंकि ये भी तो देख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, भारतीय भी प्रभावित होकर के जो यहाँ पे अंग्रेजी शासन व्यवस्था चल रही थी, उस अंग्रेजी शासन व्यवस्था से अंग्रेजों से संघर्ष करना प्रारंभ कर देते हैं। ये सारी चीजें इसी से प्रभावित हो रहे थे लोग। अब देखिए यहाँ पे भारतीय धर्म सुधार आंदोलन के जो नेतागण थे, जैसे कि एक हमने नाम यहाँ पे लिया राजा राम मोहन राय, तो ये भी काफी प्रभावित थे इस तरह के आंदोलन से, या इस प्रकार जो 1830 और 1848 की जो क्रांतियां हुई थी
उससे काफी प्रभावित होते हैं और अपने देश में मतलब भारत में इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इन सब के खिलाफ जो है विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। और सुनिए, निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शक्तियों का प्रभाव कमजोर हो जाता है, क्योंकि अब ये सारी जनता, हर राष्ट्र की जनता बस चाहती यही है कि निरंकुशवाद खत्म हो, राजतंत्र खत्म हो, हमारे यहाँ स्वतंत्रता हो, समानता हो। इन सारी चीजों को लेकर के जनता अब सजग थी, जागरूक थी, और इसी कारण जो है इनकी शक्तियां कमजोर होती जा रही थी प्रतिक्रियावादियों की। तो उम्मीद है आपको ये भी टॉपिक अब समझ में। आगे की चीजों को समझते हैं। जैसा कि अभी तक आपने देखा कि 1830 और 1848 की क्रांति में फ्रांस के जो अंदर की जो परिस्थितियां थी वो किस तरीके से चल रही थी, और लोग जो है किस प्रकार से राजतंत्र के विरोध जो है अपना प्रदर्शन करते हैं और अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, और किस तरीके से वहाँ राष्ट्रवाद का विकास होता है। और इसी बीच ये सारी घटनाएं फ्रांस में तो हो ही रही थी, चल ही रही थी। इसी बीच यूरोप का एक राष्ट्र था जिसका नाम था यूनान, यहाँ पे भी काफी उथल पुथल मचा हुआ था, और यहाँ के लोग भी जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए, मतलब यूनान जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए काफी उतारू था। वो चाहता था कि मैं भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बनूं। और इसके लिए क्या होता है, तो आइए जरा समझते हैं। कहते हैं कि यूनान की जो सभ्यता थी वो काफी प्राचीन समय में काफी उन्नत किस्म की थी, वहां की सभ्यता काफी विकसित थी, और कई राष्ट्रों के लिए यहाँ की सभ्यता प्रेरणादायक थी। लोग वहां पे मतलब उस राष्ट्र को देख करके कई राष्ट्र जो है सीखते थे, समझते थे, इतनी वहां की सभ्यता और संस्कृति इतनी ज्यादा विकसित थी प्राचीन समय में। कहते हैं कि यहाँ का जो कला था, आर्ट जिसको बोलते हैं, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा आदि में ये राष्ट्र काफी आगे था, बहुत ज्यादा ये विकसित राष्ट्र हुआ करता था, ठीक है, प्राचीन समय में। परंतु कोई भी जब बहुत आगे निकल जाता है तो देखते हैं ना, आसपास के पड़ोसी थोड़ा सा उस पर एक अजीब तरीके का नजर जमाए रखता है। तो वैसा ही था, एक साम्राज्य था ऑटोमन साम्राज्य, ये तुर्की का साम्राज्य हुआ करता था। और इससे जो है इसने देखा कि ये जो राष्ट्र है काफी आगे निकल चुका है, यहाँ का सभ्यता संस्कृति इतनी ज्यादा उन्नत है। ये क्या होता है, ये करता क्या है कि 15वीं शताब्दी में यूनान को जो है अपने अधीन कर लेता है। और ये ऑटोमन साम्राज्य काफी पावरफुल साम्राज्य होता है यूरोप का। ऐसा माना जाता है कि लगभग 600 वर्षों तक इसने शासन चलाया था, अपने साम्राज्य को बढ़िया तरीके से चलाया। और ये सिर्फ यूरोप में ही नहीं अपना स्थापित किया शासन व्यवस्था, ये बल्कि अफ्रीका, आप जब इसको थोड़ा सा ऑटोमन साम्राज्य को देखेंगे तो ये अफ्रीका और एशिया में भी, ठीक है, यानी कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये कोई देश नहीं, ये महादेश में मतलब अपने साम्राज्य को चलाया है। और ये भी लगभग 600 वर्षों तक, लगभग 600 सालों तक इसने राज किया है। आप सोच सकते हैं कि ये कितना पावरफुल रहा होगा। उसके अधीन 15वीं शताब्दी में हमारा यूनान आ जाता है। यूनान, अब देखिए होता क्या है, ये तुर्की का एक साम्राज्य होता है, ऑटोमन साम्राज्य, लेकिन यूनान तो खुद को स्वतंत्र रखने का प्रयास कर रहा था। अब होता यह है कि 18वीं शताब्दी में, पहले एक चीज को समझिए, 18वीं शताब्दी में भले ये पावरफुल था ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का, परंतु 18वीं शताब्दी आते आते ये साम्राज्य काफी कमजोर हो जाता है, और कई राष्ट्र जो है इसको देख करके इसका विरोध करना भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये काफी कमजोर पड़ गया था, अब इतना ज्यादा शक्तियां इसके पास थी नहीं, जिस कारण से तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाने लगा था। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम कमजोर पड़ चुका था तुर्की, लेकिन यूनान पर अभी भी इसका आधिपत्य था, ये अपना अधिकार बनाए रखा। तो तुर्की और यूनान के बीच अब संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। ये दोनों मतलब एक दूसरे के प्रति विरोध करते हैं, क्योंकि ये अपना अधिकार जमाना चाहता है और ये खुद को स्वतंत्र कराना चाहता है। अब तुर्की क्या करता है कि यहाँ का यूनान का एक क्रांतिकारी व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है हिप्स लांटी, उसको जो है ये 1821 में गिरफ्तार कर लेता है। तुर्की यहाँ क्या यूनान का हिप्स लांटी क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है यूनान में, कि जब इसके क्रांतिकारी को, जब यूनान के क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो यहाँ के जो ये आसपास के जो राष्ट्र होते हैं, मतलब यूनान के आसपास के जो राष्ट्र होते हैं, वे सहानुभूति देने के लिए वहां पे उसको जाते हैं। और साथ ही साथ 1826 में ब्रिटेन और रूस, ठीक है, सहानुभूति तो मिलता ही है अन्य राष्ट्रों से, लेकिन 1826 में ब्रिटेन और रूस साथ में खड़े हो जाते हैं। और साथ ही साथ 1827 में फ्रांस भी आ जाता है, कहता है कि अब तुमको अगर स्वतंत्र होना है तो तुम इससे युद्ध करो, क्योंकि ऐसे भी ये कमजोर पड़ चुका था और हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह की भावना लेकर के ये सब आते हैं। अब ये क्या होता है, तुर्की क्या करता है, देखिए इसने एक और गलती कर दी। ये एक नंबर का चंडाल था ये राजा, मतलब हाँ सुल्तान राजा एक ही हुआ तुर्की का, ये मोहम्मद द्वितीय इसका नाम था। ये जो है अब खुद के, चूंकि यहाँ पे रूस, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब साथ में आ गए थे, तो अब जो है ये भी सहायता मांगता है एक अन्य राष्ट्र से जिसका नाम होता है मिस्र।
लेकिन इसकी करतूत इतनी गंदी हो चुकी थी, ये इतना ज्यादा तंग किया था ना यूरोप के मतलब राष्ट्रों को, कि इसका साथ देने के लिए कोई अन्य नहीं आता है, इकलौता मात्र मिस्र ही आता है इसका साथ देने के लिए, ठीक है। और वहां का जो राजा होता है जिसका नाम होता है पाशा अहमद अली, ठीक है, इसी से ये अपनी सहायता मांगता है। और ये भी देखिए पाशा अहमद अली ये जो है अपना सेना, अपना माने अर्थव्यवस्था, हर तरीके से माने हथियार सब कुछ दे करके ये जो है मदद करता है इसका। अब होता क्या है कि 1822 में जब ये मदद यहाँ से आ जाता है इसको, तो 1822 में कई राष्ट्रों से यहाँ पे ईसाई धर्म के स्वयं सेवक पहुंचते हैं इसको यूनान को मदद देने के लिए, ठीक है। ये कोई लड़ने नहीं, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं तो ये लड़ाई करने नहीं आए थे, ये बस एक सहानुभूति और एक सहायता देने के लिए, पीड़ितों को सहायता देने के लिए आए थे। परंतु ये जो राजा होता है पाशा अहमद अली, सॉरी पाशा नहीं, मोहम्मद द्वितीय, चूंकि तुर्की का राजा तो यही है सुल्तान। अब सुल्तान ने धार्मिक विद्रोह बता दिया, कहा कि ये जो धार्मिक लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये लोग आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं, जिस कारण से ये कहा कि नहीं, धार्मिक विद्रोह हो रहा है हमारे साम्राज्य का, और 20,000 यूनानियों को ये मतलब मौत के घाट उतार देता है, मार डालता है। तब रूस जो है कहता है कि ये तुम्हारा अत्याचार नहीं चलेगा। अब रूस अपनी सेना को भेज करके तुर्की को पराजित करता है और बहुत बुरी तरीके से मारता है और बहुत बुरे तरीके से पराजित करता है। इसके बाद जो है जब तुर्की हार जाता है यहाँ पे रूस के हाथों, तब कहता है कि ठीक है अब तुम शांत रहो, ठीक है। और इसके लिए एक संधि होता है, समझौता होता है 1829 में, ठीक है। 1829 में इस समझौता का नाम दिया जाता है एड्रियानो पुल की संधि। एड्रियानो पुल की संधि किनके बीच होता है? तुर्की और रूस के बीच होता है। आप इसका डेट भी ध्यान में रखेंगे, ये 1829 में होता है। सेम एक और संधि होता है, चूंकि रूस का प्रभाव अभी भी यूनान के ऊपर था, ठीक है, क्योंकि रूस ने मदद की थी तब। अब चूंकि यूनान जो है रूस से थोड़ा सा असंतुष्ट था, क्योंकि वो चाहता था खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना, इसलिए 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा रूस और यूनान बिल्कुल अब अपना, रूस जो है यूनान पर से प्रभाव हटा लेता है और यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मतलब खुद को उभार देता है या उभर कर सामने आता है। तो ये था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। उम्मीद करते हैं आपको ये संग्राम समझ में आ गया होगा, और अगर मजा आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।